हैं और इसको कंटिन्यू करते हैं, एंड देन वी विल आल्सो मेक इट इन विक्स एज वेल, ताकि मैं नहीं चाह रहा कल को कोई स्टूडेंट जो है वो ये कहे कि सर ने जान छुड़ा ली, सर ने बताया नहीं। बेस है आप लोगों की, अगर आप लोगों की बेस स्ट्रांग हो जाएगी तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि आगे जाके आप लोगों को कहीं परेशानी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। सो सीएसएस के थोड़े से कंसेप्ट के लिए हम लोग यहीं पे बेशक उसको स्टार्ट कर लेते हैं, एक कंसिडर करते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि मैं चाह रहा हूँ हम लोग देख लें सीएसएस के हवाले से। तो सीएसएस इंट्रोडक्शन इसका मैं टाइटल दे रहा हूँ जी। और रेफरेंस के लिए हमें साइट कौन सी चाहिए? अगेन वी यूज W3 Schools। लेट्स गो टू W3 Schools CSS। अच्छा, इंट्रोडक्शन में आते हैं। So it stands for Cascading Style Sheet. CSS describes how HTML elements are to be displayed on screen, paper और in other media। यानी जरूरी नहीं है कि आपने अपना वेब पेज जो है वो इसको ब्राउजर में ओपन करना है, आप लोग इसको प्रिंट मीडियम पे भी ओपन करते हैं। प्रिंट मीडियम से मरा दिया है कि जैसे मैं कंट्रोल P प्रेस करता हूँ तो दिस इज प्रिंट व्यू। यहाँ पे वेबसाइट का जो व्यू है और यहाँ पे जो व्यू है वो कुछ डिफरेंट है, ठीक है। अगर मैं कंट्रोल P करता हूँ तो मुझे कौन कौन सा सेक्शन नजर आएगा साइट का, वो मेरे सामने है। इसमें कलर्स सच नहीं है जितने इस साइट में बेसिकली कलर्स हैं, और सीएसएस के अंदर कुछ चीजें व्यू में नहीं आएंगी, जैसे ये पूरी की पूरी साइड बार आपको यहाँ पे पेज में नजर नहीं आ रही। सिर्फ आपका ये वाला एरिया प्रिंट व्यू में आ रहा है और उसके ऊपर भी आपका मेन्यू स्टाइल देखेंगे तो डिफरेंट है। सो प्रिंट व्यू की सीएसएस अलहदा होती है, और पेपर मीडियम के लिए या स्क्रीन प्रोजेक्टर लगाते हैं तो उसके लिए भी आप चाहें तो आप अलहदा सीएसएस कर सकते हैं। तो CSS is basically for styling on different layout and devices. CSS saves a lot of work. It can control the layout of multiple web pages all at once. External style sheets are stored in CSS files. ये सब कुछ हम लोग पहले से डिस्कस कर चुके हैं। कुछ प्रॉपर्टीज है जो हमें डिस्कस करनी है हर एलिमेंट से रिलेटेड, जिसमें बड़ी कॉमन प्रॉपर्टीज, ये सारी चीजें आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। सिंटैक्स के हवाले से मैं कुछ बता देता हूँ। ये बेसिकली सिंटैक्स है। आपको सबसे पहले सिलेक्टर देना होता है, फिर आपको पूरी डेफिनेशन देनी होती है। डेफिनेशन में एक डिक्लेरेशन का पार्ट, मतलब ये पूरी की पूरी डिक्लेरेशन है। एक पार्ट है जहां पे प्रॉपर्टी आप डिफाइन करते हैं और उसकी वैल्यू डिफाइन करते हैं, और अगर मल्टीपल प्रॉपर्टीज और वैल्यूज को आपको स्टाइल करना है तो आपको सेमीकोलन से उसको सेपरेट करना है, सेम लाइन में या उसके न्यू लाइन में लेके जाना है, ठीक है। सो इन दैट केस हम यहाँ पे एक CSS लिंक कर लेते हैं, स्टाइल शीट लिंक के टैग से रिलेशन में टेक्स्ट लाइक CSS और href में पाथ बता देते हैं। पाथ में मैं स्टार्ट करूंगा एसेट्स के फोल्डर से, क्योंकि अभी मैं CV के फोल्डर में हूँ, तो वो पाथ मुझे इस फोल्डर में जाना है, तो डॉट डॉट से पीछे, फिर डॉट डॉट से पीछे यहाँ पे आ जाएंगे और फिर एसेट्स से अंदर। सो डॉट डॉट स्लैश एसेट्स CSS, तो इस फाइल का नाम रख देते हैं CV.css। ये फाइल अभी तक एग्जिस्ट नहीं करती, यहाँ पे आके हम लोग फाइल बना लेते हैं CV.css, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एक डिव बनाते हैं। डिव क्या है जी? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, समझ लें आप एक डब्बा बनाना चाह रहे हैं अपने वेब पेज पे, जिसमें आप किसी तरह का भी कंटेंट रख लेंगे, उसमें आप कलर फिल कर सकते हैं, उसमें टेक्स्ट लिख सकते हैं, उसके अंदर मजीद एलिमेंट्स ऐड करना चाहें तो मजीद एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। जिन्होंने हैंड अभी तक रेस किए हैं इनकी कोई क्वेरी है? अगर तो क्वेरी नहीं है तो प्लीज हैंड डाउन कर दें। ओके, उसमें मैं एग्जाम्पलरी टेक्स्ट सेव करता हूँ। वी कम टू ओरिजिनल वेब पेज, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स में आते हैं, HTML के फोल्डर में आते हैं, टेम्पलेट्स में आते हैं, और ये हमारा पेज है। इसको ओपन विद करते हैं जी हम गूगल क्रोम। ये ओपन होंगे, कर लेते हैं। एग्जाम्पलरी नहीं आएगा, ये आएगा, वेरी कंफ्यूज्ड। चेक कर लेते हैं। एग्जाम्पलरी क्या स्पेलिंग देता है जी? PLARY, राइट। सो फिक्स करें इसको और रिफ्रेश करते हैं जी।
ये हमारा टेक्स्ट आ गया। इस टेक्स्ट के ऊपर अगर मैं इसका साइज चेंज करना चाहता हूं तो आई हैव अ प्रॉपर्टी कॉल्ड फॉन्ट साइज। मैं यहाँ पे स्टाइल, चलें यहाँ पे शीट में लिख देता हूँ। मैंने लिखा कि div के अंदर आप अप्लाई करें फॉन्ट डैश साइज की प्रॉपर्टी और उसका फॉन्ट साइज कर दें 46 पिक्सेल्स। ठीक है। div क्या है? मैंने यहाँ पे लिखा कि टैग का मैंने नेम दे दिया, टैग का नाम है div। तो div के ऊपर फॉन्ट साइज अप्लाई करो। उसने प्रॉपर्टी अप्लाई की और टेक्स्ट साइज को इंक्रीज कर दिया। मेरे पास ऑप्शन थी, क्या मैं आईडी इस्तेमाल कर सकता था, मैं क्लास दे सकता था, लेकिन मैंने div को लिखा। अब div को लिखने का इफेक्ट क्या होगा कि मेरे पेज में जितनी भी divs होंगी, ये सेकंड डिव आई, थर्ड डिव आई, फोर्थ डिव आई, उसने सबका साइज इंक्रीज कर देना। इट इज अ जेनेरिक सेलेक्टर। ठीक है। क्या आप किसी भी एलिमेंट को स्टाइल करना चाह रहे हैं, आप उस टैग को स्टाइल करते हैं। ठीक है। सिमिलरली वी हैव पैराग्राफ। पैराग्राफ 1 लिखा, पैराग्राफ 2 लिखा, 3 लिखा, और अगर मैं अब इस पे स्टाइल अप्लाई करूंगा तो पॉसिबल जो स्टाइल है वो तीनों पे अप्लाई होगा, क्योंकि मैंने जेनेरिक पी टैग को स्टाइल करना है। ठीक है। तो हम यहाँ पे फॉन्ट साइज लिखते हैं जी 20 पिक्सल्स। रिफ्रेश करते हैं तो ये फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा हो गया। तो हमें समझ आई कि सीएसएस रूल जो होगा वो इम्प्लीमेंट होगा अपने सिलेक्टर की बेस के ऊपर। अगर यहाँ पे पी लिखा तो वो पी पे लग गई है प्रॉपर्टी, अगर यहाँ पे लिखा डिव तो डिव पे लग गई है प्रॉपर्टी, अगर यहाँ पे मैंने लिखा कोई आईडी। अब मैं एक और डिव ऐड करने लगा हूँ यहाँ पे पेज के अंदर, न्यू कंटेंट, और आई एम गिविंग आईडी हियर। इसका आईडी दे देते हैं 1। ठीक है। वी गो टू cv डॉट css और #1, और 1 में हम फॉन्ट साइज अप्लाई करते हैं जी 32 पिक्सल्स। रिफ्रेश। सो ये 1 का साइज आ गया। अब 1 को वही फॉन्ट साइज नहीं लगा जो यहाँ पे पहले वाली डिव को लग रहा था। थोड़ा गौर कीजिएगा, ये वाला हमने अप्लाई किया था डिव के ऊपर। ठीक है। डिव के ऊपर हमने फॉन्ट साइज लगाया 46, लेकिन जब हमने डिव पे भी फॉन्ट साइज लगाया हुआ है और आईडी पे भी लगाया हुआ है, तो डिव का जो लगा हुआ फॉन्ट साइज है वो ओवरराइड हो गया आईडी से। आईडी की प्रायोरिटी टैग से ज्यादा है। यानी कि अगर आपने टैग पे सीएसएस अप्लाई की हुई है और आप किसी एक टैग को आईडी दे देते हैं और आईडी पे सीएसएस अप्लाई करते हैं, तो आपकी आईडी की सीएसएस अप्लाई होगी, टैग वाली ओवरराइड हो जाएगी। फिर आ जाता है क्लासेस का कंसेप्ट। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं जी div क्लास एग्जाम्पल, और यहाँ हम लिखते हैं एग्जाम्पल div, और सीएसएस में आके डॉट एग्जाम्पल में हम लोग फॉन्ट साइज कर देते हैं 66 पिक्सेल्स। तो फिर वो जिस डिव के ऊपर वो क्लास इंप्लीमेंटेड है, उस क्लास की प्रायोरिटी ज्यादा है टैग बेस्ड सीएसएस से। यानी टैग बेस्ड आपने जो सीएसएस लिखी है वो उसको ओवरराइड करेगा और क्लास की प्रायोरिटी को इंप्लीमेंट करेगा स्टाइलिंग के अंदर, कि हमने एग्जाम्पल क्लास के ऊपर फॉन्ट साइज 66 किया तो वो अप्लाई हो रहा है। अच्छा, क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम लोग आईडी और क्लास एक डिव में इकट्ठे इस्तेमाल कर लें? मैं यहाँ पे आईडी भी लगा देता हूँ। ठीक है। उसी डिव में मैंने आईडी भी लगा दी, उसी डिव में क्लास भी लगा दी। समझेंगे? मैं कमेंट कर देता हूँ। डिव ID 1 इसको लगा दिया और डिव क्लास इसके साथ क्लास अप्लाई कर दी। अब कौन सा फॉन्ट साइज अप्लाई होना चाहिए? क्लास वाला अप्लाई होना चाहिए या डिव वाला अप्लाई होना चाहिए? क्योंकि दोनों में प्रॉपर्टीज है, किसकी फॉन्ट साइज की ही प्रॉपर्टी है जिसमें डिफरेंट वैल्यूज है। के लिए एक प्रॉपर्टी लगी है आईडी की बेस पर स्टाइल करने के लिए, एक प्रॉपर्टी लगी है
क्लास के नाम के बेस के स्टाइल करने पे। अब इन सब में प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है, लेट्स चेक इट आउट। तो इन दैट केस आईडी की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है। डिव वाली जो सीएसएस है उसको भी उसने ओवरराइड कर दिया, क्लास वाली सीएसएस को भी उसने ओवरराइड कर दिया, आईडी वाली सीएसएस पे जो भी रूल लिखा हुआ था उसको उसने अप्लाई कर दिया। इसका आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि किसी जगह पे ऐसा भी होता है कि डिव की बेस पे स्टाइल्स लगे होते हैं, क्लासेस भी लगी होती हैं, और आपको उन दोनों को ओवरराइड करना होता है। तो उसका सोल्यूशन ये है कि आप आईडी लगा दें और आईडी की बेस पे आप उसको ओवरराइड कर लें। ओके, सिलेक्टर्स कितनी किस्म के हो सकते हैं? यहाँ पे हम सिंपल सिलेक्टर्स देख चुके हैं, नेम, आईडी, क्लास। नाम मतलब डिव की बेस पे मैंने सीएसएस लिखी है, आईडी की बेस पे सीएसएस लिखी, क्लास की बेस पे सीएसएस लिखी। और अब हम डिफरेंट और सिलेक्टर्स देखना चाह रहे हैं। क्या क्या तरीका है जिससे हम लोग सीएसएस अप्लाई कर सकते हैं? सीएसएस कॉम्बिनेटर्स। सीएसएस सेलेक्टर कैन कंटेन मोर देन वन सिंपल selector. Between the simple selectors we can include a combinator, or there are four different combinators in CSS: descendant selector, child selector, adjacent sibling, general sibling। तो यहाँ पे काफी सारी एक वास्ट किस्म की एग्जांपल आपको डिफरेंट CSS सेलेक्टर्स की बेस पे मिलेगी। और इसका एक टेबल होता है। आई जस्ट वांट टू लुक एट दिस वन। ये बेसिकली आई थिंक सूडो सिलेक्टर्स हैं। सूडो सिलेक्टर्स के अंदर ये लिस्ट दी हुई है। एलिमेंट की प्रॉपर्टी की बेस पे, एलिमेंट की पोजीशन की बेस पे आप उनको स्टाइल कर सकते हो। इनको हम आगे चलते हुए देखेंगे। एट्रीब्यूट की बेस पे आप उनको स्टाइल कर सकते हो। किसी एलिमेंट के नाम, फॉर्म के अंदर एलिमेंट है, उसका कोई नेम है, उसकी बेस पे आप उसको स्टाइल कर सकते हो। तो ये चीजें आगे चल के हमारे पास आ जाएगी। अच्छा, आगे चलते हैं थोड़ा सा। कलर्स की प्रॉपर्टी है वो क्या करती है, जिससे आप सिंपली फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हो, फ्रंट कलर। ठीक है। NCSS a color can be specified by using a predefined color name। तो इन्होंने बैकग्राउंड कलर की बताई है, और टेक्स्ट कलर के लिए इन्होंने कलर की प्रॉपर्टी बताई है। तो हम ये ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं। बॉर्डर्स हम लोग अप्लाई कर चुके हैं। बॉर्डर हम चाहें तो सॉलिड बॉर्डर हो सकता है, हम चाहें एक साइड पे बॉर्डर देना है, हम एक साइड पे बॉर्डर दे सकते हैं। हम चाहते हैं बॉर्डर अप्लाई करें लेकिन राउंडेड कॉर्नर्स कर दें, वो भी डुएबल है। हम चाहते हैं कि एक साइड पे सिर्फ यहाँ पे लेफ्ट साइड पे बॉर्डर दे दें, तो वो भी डुएबल है। बॉर्डर के डिफरेंट स्टाइल्स एंड डॉटेड, डैश, सॉलिड। अभी तक हमने सिर्फ सॉलिड इस्तेमाल किया है। अगर हम यहाँ पे बॉर्डर के डिफरेंट स्टाइल्स देखना चाहते हैं तो उनके ये रिजल्ट्स हैं। डॉटेड बॉर्डर ये वाला है जी, डैश्ड बॉर्डर ये वाला है, सॉलिड बॉर्डर ये वाला है, और डबल वाला बॉर्डर जी ये है। और फिर ग्रूव, रिज, इंसेट, इनको याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट नीड टू नो कि ये एग्जिस्ट करते हैं। और आपको जब जैसा बॉर्डर चाहिए आप वो प्रॉपर्टी यहाँ से देख सकते हो। बॉर्डर की विड्थ आपको इंक्रीज करनी है तो बॉर्डर विड्थ की प्रॉपर्टी से आप उसको इंक्रीज कर सकते हो। बॉर्डर विड्थ 5 पिक्सल कर दोगे तो बॉर्डर स्टाइल अलहदा बता दिया। हम इस प्रॉपर्टी को इकट्ठा लिख सकते हैं। बेसिकली जब बॉर्डर की प्रॉपर्टी लगाते हैं तो विड्थ, स्टाइल और कलर हम लोग डिफाइन करते हैं। जैसे हम यहाँ पे आते हैं अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर, और यहाँ पे cv.css में आते हैं। मैं कहता हूँ जी पी का बैकग्राउंड कलर ब्लू कर दो, या एक्वा कर दो, कलर कर दो जी वाइट, फॉन्ट का साइज कर दो जी कोई 44 पिक्सल्स, और बॉर्डर लगा दो इसको 5 पिक्सल डैश, और रेड कर दो। ये मैंने इस पर बॉर्डर अप्लाई कर दिया। अब मेरे इस पेज के अंदर पी के टैग पे प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। बैकग्राउंड कलर एक्वा हो गया, फ्रंट कलर व्हाइट हो गया, फॉन्ट साइज बढ़ गया, और डैश बॉर्डर आ गया। अब मुझे बॉर्डर का स्टाइल चेंज करना है। सिंपली मुझे यहाँ पे कोई और स्टाइल देखना होगा। मैं इसको कर देता हूँ जी ग्रूव। ग्रूव भी हमारे पास प्रॉपर्टी थी। ये राउंडेड बॉर्डर्स की एग्जांपल दी हुई है। ये ग्रूव बॉर्डर है जी, डबल से नीचे ये वाला। हम डबल कर देते हैं, डैश को आप डबल कर दें। सेव करें, पेज को रिफ्रेश करें, तो अब आपका बॉर्डर डबल हो गया। इसी प्रॉपर्टी को उसने अलग अलग करके डिफाइन किया हुआ है। बॉर्डर की विड्थ अलग डिफाइन की हुई है, बॉर्डर का स्टाइल अलग डिफाइन किया हुआ है। मैंने एक ही प्रॉपर्टी में इसको बोलते हैं शॉर्ट हैंड नोटेशन। शॉर्ट हैंड नोटेशन ये इसमें कमेंट्स के लिए आपको स्लैश और स्टैरिक इस्तेमाल करना पड़ता है।
दिस इज कॉल्ड शॉर्ट हैंड नोटेशन कि आप एक ही प्रॉपर्टी लेबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज इकट्ठी डिफाइन कर देते हैं। अब मैंने ये टेक्स्ट तो लिख लिया, लेकिन मुझे एक चीज नजर आ रही है कि टेक्स्ट नीचे से बिल्कुल अटैच हो रहा है मेरे बॉर्डर के साथ, ठीक है। और उसके लिए मुझे चाहिए, यहाँ पे मुझे स्पेस देनी है नीचे नीचे वाली साइड पे। तो अब किसी भी टेक्स्ट की उसके बॉर्डर के साथ स्पेस, किसी भी एलिमेंट में, किसी भी डब्बे में कोई चीज है, किसी भी एलिमेंट के अंदर आपने कुछ टेक्स्ट लिखा है, किसी भी टैग में कुछ टेक्स्ट लिखा है, उसकी उसके जो बॉटम है उससे स्पेस, या राइट से स्पेस, या लेफ्ट से स्पेस, या टॉप से स्पेस को हम बोलते हैं पैडिंग। और पैडिंग हम इस पे अप्लाई करते हैं तो ऑटोमेटिकली स्पेसिंग इंक्रीज हो जाती है। अगर मैं पैडिंग लिखता हूँ तो पैडिंग की भी शॉर्ट हैंड नोटेशन है। आप एक ही रो में, एक ही लाइन में आप मुकम्मल प्रॉपर्टीज दे दें। आप चाहें तो दो वैल्यूज दें, आप चाहें तो पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग बॉटम, पैडिंग राइट, पैडिंग टॉप अलग अलग डिफाइन करें। हमें इस टाइम बॉटम से पैडिंग चाहिए, हम लिखते हैं जी पैडिंग डैश बॉटम, और यहाँ पे हम 10 पिक्सल से देते हैं। जैसे ही बॉटम से पैडिंग देंगे आपको नजर आएगा पी टैग के नीचे जो है वो स्पेस इंक्रीज होना शुरू हो गई है, ठीक है। और पैडिंग हम लेफ्ट दे देते हैं, तो लेफ्ट साइड से हम लोग 50 पिक्सल कर देते हैं इसको। और पैडिंग टॉप दे देते हैं, तो टॉप से हम इसको 20 पिक्सल्स कर देते हैं, ठीक है। जहां जहां से आप देते जाएंगे पैडिंग ये अप्लाई होता जाएगा टेक्स्ट। अब राइट साइड पे देखेंगे तो ऑलरेडी स्पेस है। अब राइट साइड पे पैडिंग देने का कोई बेनिफिट है? हम दे सकते हैं राइट पे पैडिंग, यहाँ पे भी देखना चाहे तो। आपको नजर नहीं आ रही, अप्लाई हो गई। कब नजर आएगी? जब मैं टेक्स्ट अलाइन करता हूँ। टेक्स्ट अलाइन की प्रॉपर्टी किसी भी बॉक्स में टेक्स्ट की पोजीशन को मैनेज करने में हेल्प करती है। अगर आप राइट से टेक्स्ट लेना चाह रहे हैं पोजीशन से, आप टेक्स्ट लाइन राइट कर देंगे तो ये राइट से स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको 36 पिक्सल का पता लगेगा कि 36 पिक्सल जो है वो हमारे अप्लाई हो रहे हैं या नहीं। आप पैडिंग राइट 36 पिक्सल कर रहे हैं तो राइट से स्पेस आपकी बढ़ती जा रही है, ठीक है। और टेक्स्ट लाइन में कौन कौन सी प्रॉपर्टी आती है जी? आप सेंटर करेंगे तो सेंटर आ जाएगा, राइट करेंगे तो राइट आ जाएगा। बहुत ज्यादा हम प्रॉपर्टी यही इस्तेमाल करते हैं। फिर इसमें इन्वर्टेड की प्रॉपर्टी है, यहाँ पर रिवर्ट है, और जस्टिफाई है। ये पोजिशनिंग के हिसाब से जस्टिफाई आप इस्तेमाल करते हैं। तो काफी सारी है, आई डो नॉट यूज ऑल ऑफ देम। मुझे लेफ्ट ज्यादा मैं यूज करता हूँ और राइट यूज करता हूँ। बाकी एंड जस्टिफाई ये दूसरी सीएसएस डिस्प्ले फ्लेक्स के साथ भी कहीं पे इस्तेमाल होती हैं। और वेब किट की जहाँ पे प्रॉपर्टीज आती हैं ये क्रॉस ब्राउजर में इस्तेमाल होती हैं। सो हम अभी टेक्स्ट लाइन सेंटर करते हैं, हमारा टेक्स्ट सेंटर में आ गया। लेकिन पैडिंग उसको डिस्टर्ब कर दी। अगर मैं पैडिंग लेफ्ट इंक्रीज करूंगा तो ये सेंटर पोजीशन नहीं रहेगी। तो अगर आपको बिल्कुल सेंटर में देना तो मेक श्योर कि आप पैडिंग का इस्तेमाल नहीं कर रहे। अब पैडिंग होती क्या है हम यहाँ पे विजुअल में देखते हैं। कंप्यूटर के सेक्शन में आते हैं। अगर आप देखेंगे इस इस पैराग्राफ की जो ओरिजिनल जो हाइट और विड्थ है वो ये डिफाइंड है। 926 इसकी विड्थ है और 50 पिक्सल इसकी हाइट है। इसके बाद हम लोगों ने जब पैडिंग दी तो वो एक्स्ट्रा विड्थ ऐड हो गई। पैडिंग विल ऑलवेज बी ऑन टॉप ऑफ विड्थ, पैडिंग विल ऑलवेज बी ऑन टॉप ऑफ हाइट। तो एक्चुअल हाइट एलिमेंट की क्या बनी? 50 पिक्सल की। ये लेफ्ट में जो ये ब्राउजर में यहाँ पर जो क्रॉस में लिखा हुआ है इसका मतलब है W इंटू एच, विड्थ इंटू हाइट। तो विड्थ इज 926.600 पिक्सल्स, हाइट इज 50.400 पिक्सल्स। और कभी मुझे पूछे कि इस एलिमेंट की हाइट क्या है तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? 50 पिक्सल प्लस 50 पिक्सल टॉप वाला 100 प्लस 50 पिक्सल बॉटम वाला 150 प्लस 4.8, 5 कंसिडर कर लेते हैं। 150 प्लस 5 अप एंड 5 डाउन, क्योंकि बॉर्डर दोनों साइड पे है। तो टोटल हाइट इसकी कितनी बन रही है? हमारे पास किसी भी एलिमेंट की हाइट को काउंट करने के लिए कुछ एक्सटेंशन होती हैं। जैसे यहाँ पे ग्रिड रूलर की एक्सटेंशन है मेरे पास, ठीक है। ग्रिड रूलर की एक्सटेंशन है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। अगर ये काम करती है, इस पे नहीं तो हम कोई और देख लेते हैं। हमारे पास पेज रूलर की भी थी एक एक्सटेंशन, ये वाली। एक्सटेंशन आपकी समटाइम्स पेज का कोई ऐसा एलिमेंट होगा जो कि एडिट होगा तो उस पर काम करेंगी, जैसे यहाँ पे कर रही है। मेरे पेज में आई थिंक कोई कोई एलिमेंट या व्यू पोर्ट का कोई टैग मिस है जिस पे ये अप्लाई नहीं हो रही। लेकिन अगर आप चाहें तो आप इस एक्सटेंशन को ऐसा पिक करते हैं और इससे आप हाइट देख सकते हैं। तो यहाँ पे W और H, ये H दे रहा है 232,
ठीक है, यानी मुझे इस एलिमेंट की कंप्लीट हाइट चेक करनी है, 232 है। लॉजिकली अगर मैं अब इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करूं तो हाइट के अपने जो कंप्यूटेड के सेक्शन में वैल्यू में आएगा वो 232 नहीं होगा। ये हम इस पूरे बॉक्स को देखते हैं, ये बॉक्स है जी, तो 215 ओरिजिनल है। इसके ऊपर 8 ये ऐड हुआ और 8 बॉटम का ऐड हुआ, 215 जमा 8, ये बनता है जी 223। 223 के अंदर आप मजीद ऐड कर दें तो तकरीबन 231 पिक्सल्स की हाइट बन जाती है इस कैलकुलेशन के मुताबिक। 16 प्लस 15 31 पे चले जाते हैं आप। और उस CSS एक्सटेंशन ने क्या हाइट बताई थी जी इसकी, क्योंकि हमने ड्रा करते हुए मिस्टेक कर दी है, क्योंकि इसको बड़ा क्लोजली ड्रा करना होता है, हमने ड्रा करते हुए इसको इसमें मिस्टेक की है। अच्छा, अब जैसे ही मैंने इसको इंक्रीज किया है तो क्या हाइट भी इंक्रीज हो जाएगी? यानी मैंने जूम इन किया है, मैं हाइट फाइंड आउट कर रहा था और मैंने जूम इन करके इसको सिलेक्ट कर लिया। पहले मेरी जूम स्केल मेरा था जी 0, अब मैंने इसको 1 था, 1 से मैं इसको above ले गया और मैंने बड़े एहतियात से ना इसकी टॉप से इसको ड्रॉ करना शुरू किया और मैं यहाँ पे आ गया जी। तो अभी भी 232 ही है। अगर आपका वो जूम लेवल बढ़ा है तो इस एक्सटेंशन में जो आपका माउस और ड्रैगर और सिलेक्टर है उसका जूम लेवल भी बढ़ गया, तो इट्स अगेन 232। ठीक है, तो ये हाइट का कंसेप्ट है कि पैडिंग जो है वो ऑन टॉप ऑफ हाइट और ऑन टॉप ऑफ विड्थ जो है वो आएगी। अब इसकी टोटल विड्थ क्या बनती है जी, 926 प्लस 184 प्लस 191, 184 प्लस 191 प्लस 926, ये बन जाती है जी 1301 इसकी विड्थ। प्लस बॉर्डर्स ऐड कर लें आप तो जो स्क्रीन के ऊपर इस टाइम टोटल विड्थ था वो आपके पास इस एलिमेंट की आ जाएगी। अच्छा, अब इसमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मार्जिन की। अगर मैं चाहता हूं कि इस एलिमेंट से मैं स्पेसिंग एरिया इंक्रीज कर दूं, ये जितना स्पेस वाइट आ रहा है दोनों के दरमियान इसको मुझे बढ़ाना है, तो फिर मैं मार्जिन की प्रॉपर्टी दे सकता हूँ। और मार्जिन भी कैसे अप्लाई होता है, हम यहाँ पे जरा पैडिंग लगा देते हैं जी। चारों साइड से आप पैडिंग लगाना चाहते हैं कि प्रॉपर्टी से 50 पिक्सल कर देंगे तो ये टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट पे अप्लाई हो जाएगी। अगर आप चारों पे डिफरेंट देना चाहते हैं तो आप इसको बोलते हैं शॉर्ट हैंड नोटेशन, ये भी शॉर्ट हैंड नोटेशन है। तो हम करते हैं जी टॉप से 80 पिक्सल की चलती है क्लॉकवाइज, जिस तरह घड़ी की सुई चलती है 12 से घूम के राइट साइड से फिर 12 पे आती है, तो जैसे घड़ी घूमती है वैसे प्रॉपर्टी ये अप्लाई हो। पहले टॉप, फिर राइट, फिर बॉटम, फिर लेफ्ट। तो ये टॉप पे अप्लाई होगा 80, राइट पे अप्लाई होगा 80, इसको 90 कर देते हैं, बॉटम पे 20 और फिर लेफ्ट पे 300। हम इसको एक दफा अप्लाई करके अपने पेज पे चेक भी कर लेते हैं। 80, 90, 20 और 300। ऑन टॉप ऑफ इट हम लोग कुछ मार्जिन भी ऐड कर देते हैं ताकि हमारे पास दोनों साइड से डिफरेंट आए। और हम चाहते हैं कि पूरे एक पैराग्राफ के टैग को टॉप से लगे 10 पिक्सल मार्जिन, राइट से लगे 20 पिक्सल मार्जिन और बॉटम से लगे कोई 100 पिक्सल्स का मार्जिन और लेफ्ट से लगे 10 पिक्सल का मार्जिन। रिफ्रेश इट। अब आपको राइट पे भी स्पेस नजर आ रही है क्योंकि आपने जो मार्जिन अप्लाई किया वो आपके बॉर्डर के बाद अप्लाई होगा, यानी इस बॉर्डर के बाद नेक्स्ट एलिमेंट से स्पेस आना शुरू हो जाएगी। राइट साइड पे आपने लगाया जी 20 पिक्सल का, टॉप पे लगाया 10 पिक्सल का, बॉटम पे लगाया 100 पिक्सल का, तो ये स्पेस इंक्रीज होकर 100 पिक्सल्स पे चली गई। और यहाँ पे इस लेफ्ट साइड पे आपने लगाया 10 पिक्सल का। तो ओरिजिनली एलिमेंट की जो टोटल विड्थ है वो दिस लेफ्ट बॉर्डर प्लस पैडिंग प्लस दिस विड्थ, ये ओरिजिनल विड्थ है। और उसके बाद आपके पास चारों साइड पे जो स्पेस आ रही है वो आपका मार्जिन है। तो जब भी आप किसी एलिमेंट को इंस्पेक्ट करते हैं, माउस ओवर करते हैं ऐसे, तो आपको ये ऑरेंज एरिया नजर आता है। सो दैट ऑरेंज एरिया मींस दिस इज योर मार्जिन एंड बॉर्डर इज येलो, देन पैडिंग इज ग्रीन और हाइट इज ब्लू, विड्थ इज ब्लू, यानी जितनी उसकी टोटल विड्थ है वो ब्लू में आ रही है। सो विड्थ, पैडिंग, बॉर्डर एंड मार्जिन। तो CSS सेलेक्टर जब आप ये उठाते हैं इंस्पेक्टर एलिमेंट और यहाँ पे आप आते हैं ट्रैक करके, तो आपको उस एलिमेंट की पूरी विजुअल में बता देता है। आपको कंसेप्ट होना चाहिए कि ब्लू विड्थ है, ग्रीन पैडिंग है और ऑरेंज मेरे पास जो है वो मार्जिन है। ठीक हो गया, आगे चलते हैं हम लोग।
मार्जिन हो गया, पैडिंग हो गया, फिर हाइट विड्थ हमें ऑलरेडी पता है कि किसी भी एलिमेंट को हाइट और विड्थ अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हाइट और विड्थ वो एलिमेंट लेगा जिसकी प्रॉपर्टी, डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या होगी जी, ब्लॉक होगी या इनलाइन ब्लॉक होगी। हम इस बात पे पहले बात कर चुके हैं। अगर हम इस बारे में दोबारा देखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। हम बनाते हैं जी डिव। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास कुछ बॉक्सेस बन जाए और उसकी क्लास में लगा देता हूँ जी स्क्वायर। ठीक है, एंड आई वांट के स्क्वायर वाली जो मेरे पास डिव्स हैं, डॉट एस क्यू यू ए आर ई, स्क्वायर को मैं विड्थ दूं कोई 100 पिक्सल की, हाइट दूं 100 पिक्सल की, बॉर्डर दूं 1 पिक्सल सॉलिड ब्राउन, और इसमें एलिमेंट लिख देते हैं कि फॉन्ट साइज 32 पिक्सल दे देते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं, और यहाँ पे हम लिख देते हैं जी क्लिक मी। तो ये एलिमेंट आ गया क्लिक मी का। अब क्लिक मी पे क्लास लगी हुई है, स्क्वायर के स्पेलिंग मिस्टेक है जी, यहाँ पे ई लिखे है, रिफ्रेश करें, सो दिस इज नाउ क्लिक मी। अच्छा, क्लिक मी के अंदर हम लोगों ने बैकग्राउंड अप्लाई नहीं किया, बैकग्राउंड दे दें, सो दिस इज बैकग्राउंड। अब मैं चाहता हूँ मल्टीपल क्लिक एलिमेंट्स आ जाए, मल्टीपल बॉक्सेस आ जाए। तो ये आ गया मल्टीपल एलिमेंट्स। अब मैं चाहता हूँ ये मल्टीपल एलिमेंट्स में आए, तो डिस्प्ले की प्रॉपर्टी लगाता हूँ और इसको मैं लाइन। अब इनलाइन और इनलाइन ब्लॉक का क्या मतलब है? जैसे इनलाइन किया तो यू विल सी इट विल लूज इट्स विड्थ एंड हाइट, क्योंकि इनलाइन एलिमेंट विड्थ और हाइट नहीं लेता। अगर आप चाहते हैं कि सारे जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं उनको एक लाइन में ले आए, तो सबकी प्रॉपर्टी को आप इनलाइन करें, लेकिन इनलाइन ब्लॉक करें, एक ही लाइन में भी है और अपनी विड्थ हाइट को मेंटेन भी, यू विल मेक इट इनलाइन ब्लॉक। ठीक है जी, ऐसे। और अभी आपके पास मरीज स्पेस यहाँ पे आ गई। मैं चाहता हूँ कि इनलाइन ब्लॉक हो, बट आई वांट देम 4 ऑन अ रो। अब 4 ऑन अ रो टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं 12 कर देता हूँ ताकि इनकी तादाद तो पहले इवन हो जाए। ये 2 कॉपी की है हमने और यहाँ पेस्ट कर दिया, अभी हो गया जी 12। एक स्क्रीन पे हमारा 4 एक रो में है, फिर 4 अगली रो में है, फिर 4 अगली रो में है। बस बेहतरीन सा सोल्यूशन क्या है, फ्लूइड डिजाइन अप्लाई कर लूँ। फ्लूइड डिजाइन में क्या होता है कि देते हैं वो आप 25% दे दें। 25 का मतलब है कि अपने पेरेंट के हिसाब से ये एलिमेंट 25% लेगा, तो इस स्क्रीन के 4 हिस्से करेगा, 25 पिक्सल में एक डब्बा आ जाएगा, 25% में एक डब्बा आ जाएगा, और 25 जमा 25 50, जमा 25 75, और जमा 25 टोटल 100 हो गया। सो दिस इज द वे इट कम्स। अब कुछ तो एडिशनल है। वो एडिशनल क्या है जी? आपका बॉर्डर। जैसे मैं ये बॉर्डर खत्म करूंगा तो ये इवनली डिवाइड हो जाएगा। अच्छा जी, फॉन्ट साइज, टेक्स्ट अलाइन। अच्छा, विड्थ मैंने लगा दी जी 100 पिक्सल की, हाइट लगा दी 100 पिक्सल की। यहाँ पे प्रॉपर्टी देखते हैं, विड्थ वाली तो ओवरराइड हो जाएगी, बॉर्डर मैंने वैसे खत्म कर दिया, और ये 25 पिक्सल आ रहा है। अब इसको मैं अगर 24 करता हूँ तो ये 4 शो हो जाएंगे, 25 करूंगा तो 4 शो नहीं होंगे। इसमें एक इशू है, वो इशू पे हम लोग बात करते हैं कि वो क्या इशू है। हम ऐसा करते हैं कि इस स्पेस को मैनेज करने के लिए फ्लोट की प्रॉपर्टी लगाते हैं। फ्लोट की प्रॉपर्टी एलिमेंट्स को मूव करती है फोर्सफुली किसी एक डायरेक्शन में, तो इनको एक दूसरे के साथ स्पेस को मैनेज करती है फ्लोट। अगर हम फ्लोट लेफ्ट करते हैं तो यू विल सी कि ऑटोमेटिकली ये 4 आ जाएंगे एक लाइन के अंदर। ठीक है, फ्लोट का मकसद होता है कि वो एलिमेंट को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में फ्लो करवाती है। जैसे अगर मैं इसको फ्लोट राइट करता हूं तो, और मैं यहाँ से 5 एलिमेंट जो है वो कमेंट कर देता हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं फ्लोट अप्लाई करूँ,
तो फ्लोट राइट का इफेक्ट क्या आया कि जितना भी पहले तो राइट से शुरू हुआ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नई लाइन जो स्टार्ट हुई उस वो भी सबसे पहले राइट से स्टार्ट हुई। फ्लोट किसी भी स्क्रीन पे एलिमेंट की पोजीशन को, स्टार्टिंग पोजीशन को ही चेंज कर देता है। अगर फ्लोट राइट करूंगा तो बिल्कुल राइट पे ले जाएगा, फ्लोट लेफ्ट करूंगा तो बिल्कुल लेफ्ट पे ले जाएगा। यहाँ पे एक नेम है ABEE, अबी जैनब, और इनका नेम ठीक नहीं है। अदन इशफाक, नेम स्पेस नहीं है। इतना कुछ हो चुका है आप लोगों के साथ। अगर मैं देसी जुबान में कहूँ तो बहुत सारी हो चुकी है आप लोगों की, लेकिन ख्याल आया कि हम अभी ही ठीक हो जाए। एक एक घंटा बहस चलती है अटेंडेंस के ऊपर, लेकिन डिस्प्ले नेम ठीक नहीं करेंगे। शमसा कमल का भी बिल्कुल वही डिस्प्ले नेम आ रहा है सर, लिया कुछ भी ठीक नहीं हुआ, स्पेस ही नहीं है नाम में, डिस्प्ले नेम में। शाहिर कामरान, शुड आई जस्ट किक यू गाइज आउट फ्रॉम द क्लास? वो खुद ख्याल करें। मेरा किक आउट करना अच्छा लगता है आपको? रोज आपको पहले आके 5 मिनट लगा के जिनके नाम गलत है उनको किक आउट किया करूं, इज्जत अफजाई किया करूं। अभी लीव करें, नाम फिक्स करें और वापस आके ज्वाइन करें। अटेंडेंस आपकी ये भी मिस हो जानी है, ये बड़ी छोड़ेंगे तो फिर आप ऑटोमेटिकली ग्रुप से निकल जाएंगे। अभी जैनब और शमसा कंवल, और ये एक नाम मैंने और बोला था, शमीर, इस तरह करके नाम था। मोमना फरियाल, आपके नाम में भी स्पेस नहीं है। गुलनाज असलम के नाम में भी स्पेस नहीं है। स्पेस है बट CNIC मिस है। अब आपने नहीं छोड़ना तो मेरे पास किकआउट करने की फैसिलिटी है। अगर मैं किकआउट करूंगा आप दोबारा ज्वाइन नहीं कर सकेंगे। खुद ही छोड़े क्लास को। गुलनाज असलम, अबी जैनब, शमसा कमल, फिक्स करें, वापस आए, ज्वाइन करें। मैंने किकआउट किया तो आप क्लास अटेंड नहीं कर सकते। मुमना फरियाल के नाम में स्पेस नहीं आ रही। ये मैंने आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया है। ये गुलनाज असलम के CNIC मिस है। मुमना फरियाल CNIC के अंदर स्पेस नहीं है। अभी जैनब नाम आ रहा है तो वो उसके आगे CNIC नहीं है। ये अभी जैनब है, ये किन का नाम है, इसको फिक्स करें। CNIC मिसिंग है, ऐड CNIC। फिर मैं स्क्रीनशॉट लगाऊंगा, बेइज्जत करूंगा, फिर आके आप लोग कहेंगे कि जी सर ने ख्याल नहीं किया और सर ने बिल्कुल ही तवाई लग गया हमारा। तो तवे से बचे, इसको खुद फिक्स करें। अच्छा, ये फ्लोट में बता रहा था कि राइट अगर आप करते हैं तो बिल्कुल राइट से आपका स्टार्टिंग लाइन स्टार्ट हो जाएगी, लेफ्ट करते हैं तो लेफ्ट से स्टार्ट हो जाएगी। तो इसका बेनिफिट ये है कि आपके एलिमेंट्स एक डायरेक्शन में मूव करते हैं। और दूसरा बेनिफिट इसका क्या है कि जब आप स्क्रीन को जूम इन जूम आउट करते हैं तो उस केस में आपके एलिमेंट्स बिखरेंगे नहीं। चलें, अभी जाना तो मैंने निकाल दिया है। अदन अशफाक को भी मैं निकाल दूं? कैसे ढीठ लोग हैं आप लोग, आके लड़ते आप लोग ऐसे हैं जैसे पता नहीं कौन सा बहुत बड़ा तीर मार के आए हुए हैं आप लोग। अपने क्लास वालों के नाम जिनको अक्ल है वही चेंज करवा लें, इस पे मेरा या मैडम का खपना आके जरूरी होता है? अदन अशफाक को भी मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। शमसा कंवल भी रिमूव कर रहा हूँ मैं। थोड़े नौकर नहीं बैठे सी थे। कानून भी काम है ने।
शामिर कामरान साहब रिमूव हो रहे हैं आप भी। स्टूपिड किस्म का एटीट्यूड है। अच्छा, वो 25% हमने विड्थ दी है तो उसकी वजह से एक स्क्रीन पे हमें चार यानी एक रो पे हमें चार एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं। इसी तरह से हम लोग एक ग्रिड बनाते हैं। जब हम ग्रिड क्रिएट करते हैं तो वहां पे हम लोग ये काम करते हैं कि हम कुछ विड्थ दे देते हैं। लाइक मैं इसको अगर 24% की विड्थ दे देता हूँ और मार्जिन दे देता हूँ 1 पिक्सल का या 1% का। 1 पिक्सल दे देते हैं जी, परसेंट नहीं देते। तो इन दैट केस मुझे ये इस तरह का ग्रिड एक मिल जाएगा। बाकी इसकी लेफ्ट राइट स्पेसिंग और ये जो सेंटर लाइन करना है वो हम लोग सारा कुछ लेटर ऑन कर सकते हैं। तो दिस इज द वे टू मेक अ ग्रिड यूजिंग विड्थ एंड फ्लोट। अच्छा, क्वेश्चंस जिनके हैं उन काइंडली वही हाथ खड़ा कीजिएगा। गुलनाज असलम, गुलनाज असलम। जी सर। आपने अभी तक लीव नहीं किया। मैंने कहा था लीव करके नाम फिक्स करके वापस आए। हेलो जी, आपने लीव नहीं किया क्लास सर, में। लीव किया था, दोबारा मैंने ज्वाइन किया है, लेकिन वो आईडी मेरी साथ शो नहीं हो रही। क्यों नहीं शो? पता नहीं सर, और मैं क्लासेस भी रेगुलर ले रही हूँ और मेरी अटेंडेंस भी मार्क नहीं हो रही। तो आपने गूगल किया कहाँ मसला है, कैसे चेंज किया आपने? मैंने ये जूम पे जाके जहाँ आईडी देते हैं ना, पर्सनल आईडी, वहां दिया है अपना नेम के साथ डिस्प्ले अपने नेम, सीएनएससी का। डिस्प्ले नेम की वहां पे फील्ड होती है, उसमें आपने अपना आईडी कार्ड नंबर देना है। ठीक है। जाए फिक्स करके आए। जूम पे ना सर? जी, जूम पे ठीक है। करें, लीव जाए फिक्स करें। ओके। आयशा बीबी, गुलनाज लीव करें और फिक्स करके आए। मोहम्मद इस्माइल, अनम्यूट कर रहा हूँ आपको। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। सर एक तो ये जो हम क्या एक आईडी के अंदर एक और आईडी की जो है ना प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, जैसे एक क्लास दो के क्लास अंदर एक और क्लास होती है, हो एक क्वेश्चन और दूसरा सकती हैं। क्वेश्चन। आईडी दो इकट्ठे अप्लाई नहीं हो सकते। हाँ, एक एलिमेंट के अंदर एक और एलिमेंट है जी सर। तो उन दोनों की डिफरेंट आईडीज पे सीएसएस लग सकती है, लेकिन आईडी अगेन डिफरेंट हो। ओके सर, एक दूसरा क्वेश्चन ये है सर, एक ब्लॉक है उसके अंदर एक और ब्लॉक है सर, उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा दें। हाँ, और उस पर थोड़ी सी सीएसएस अप्लाई करवा दें। एक ब्लॉक पे एक और ब्लॉक है, एग्जांपल दे एक दें मुझे। एक बॉक्स है ना, जैसे सर ये जैसे आपने एक बॉक्स है ना, उसके अंदर एक कंटेनर जैसे हम यूज करते हैं उसके अंदर जो है ना, और लेफ्ट साइड और राइट साइड के जो बॉक्स यूज करते हैं इस तरह से, हम्म। उसकी सर थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा दें। एक बॉक्स में एक और बॉक्स बनाना है बेसिकली, और उसको उसकी अलाइनमेंट को मैनेज करना है, यस यही सर। क्वेश्चन। ओके, चलो करते हैं, जस्ट अ सेकंड। अच्छा, मैं आपके पहले क्वेश्चन का मैं आंसर कर चुका हूँ कि दो डिफरेंट आईडीज एक एलिमेंट पर एट अ टाइम अप्लाई नहीं हो सकती। जो दूसरा क्वेश्चन है उसको मैं स्क्रीन ऑन स्क्रीन आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, जवेरिया रमीम।
अनम्यूट किया आप। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने ये पूछना था कि जैसे आपने कल सीवी दी थी और आज आप सीएसएस करा रहे हैं, तो हमारा कंप्यूटर साइंस का जो है वो बैकग्राउंड नहीं है, तो वो कल बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हुई थी। मतलब मैंने बहुत कोशिश की कि उसे मैं कर सकूं, लेकिन मुझसे हो नहीं रहा था। सेकेंडली जो जैसे एक्सपीरियंस और एक साइड पे जो लाइंस थी और दूसरी साइड्स पे थी, तो वो समझ नहीं आ रही थी कि वो इस साइड पे किस तरह हम लिखेंगे और दूसरी साइड पे अगर हमने लिखना हो तो फिर हमें कौन सी प्रॉपर्टीज इस्तेमाल करनी होगी। मैं इसीलिए सीएसएस बता रहा हूँ कि मैं सीवी की असाइनमेंट आपको सामने करके दिखाऊं। ठीक है, ठीक है सर। करके भी बेनिफिट तब होगा जब आपको प्रॉपर्टीज का पता होगा, वरना तो मैं कोड करता जाऊंगा, आप देखेंगे और चले जाएंगे, आपको समझ नहीं अच्छा आएगी। वो तो सही है, प्रैक्टिस तो करेंगे, लेकिन ये है कि प्रैक्टिस कर रही थी लेकिन कुछ चीजें ऐसी थी जो पता ही नहीं थी। जैसे कि अभी आपने पैडिंग बताई है इसी तरह बोर्ड से, और हाँ, दो तीन वो चीजें थी। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके बाद मेरा अगला टारगेट यही है कि मैं एक दफा सीएसएस का यूज करके थोड़ा सा पोर्शन आपकी सीवी का बना दूं, लेटर ऑन आप ठीक है उसको कंटिन्यू खुद कर सकते हैं, कंप्लीट खुद जी कर सर। लेंगे उस असाइनमेंट। और सर ये जो अभी आपने ये क्लिक मी वाला थोड़ा सा बनाया, कनेक्शन जो है वो खत्म हो गया था, थोड़ा सा ये रिपीट कर दें प्लीज। मैं कर लेता हूँ। जी मोहम्मद मकसूद, मोहम्मद मकसूद अनम्यूट कर रहा हूँ आपको। आपका डिस्प्ले नेम ठीक नहीं है मकसूद, इसको सही करके आओ। अच्छा जी, ये वाला जो पोर्शन है इसको थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूँ कि हम चाहते हैं कि हमने अपने HTML के अंदर एक डब्बा बनाया जिसका कंटेंट लिखा क्लिक मी और उसको एक क्लास लगा दी स्क्वायर की। हम चाहते हैं कि हमारी स्क्रीन पे एक लाइन में 4 डब्बे डिस्प्ले हों एट अ टाइम। ठीक है, तो हम चाहते तो यहाँ पे विड्थ दे सकते थे पिक्सल के अंदर। ठीक है, एक लाइन में 4 डब्बे डिस्प्ले करवाने हैं, मेरे जो स्क्रीन साइज है दैट इज 1920 पिक्सल्स, और मैं यहाँ पे 500 पिक्सल की अगर विड्थ दूंगा तो क्या होगा, स्क्रीन के ऊपर एट अ टाइम मेरा एक बॉक्स 500 पिक्सल्स लेगा। ठीक है, इसने ले लिया 500 पिक्सल्स जमा 500 पिक्सल्स जमा 500 पिक्सल्स, 1500 पिक्सल्स यहाँ तक हो गई। अब मैंने रेजोल्यूशन कम करके आई थिंक 1600 पे की हुई है, इसलिए 100 पिक्सल की स्पेस बचती है। तो एट अ टाइम अगर मैं 1600 पिक्सल पे 4 बॉक्सेस दिखाना चाहता हूँ, मैं रेजोल्यूशन यहाँ से देख लेता हूँ अपनी स्क्रीन की क्या कंप्लीट मेरे पास रेजोल्यूशन आ रही है। अगर हम इसको 100% पे लेके आते हैं तो टोटल मेरे पास इस टाइम जो आ रही है दैट इज अराउंड 1300। ठीक है, और मैं अगर अपने सिस्टम से डिस्प्ले से देखूं, डिस्प्ले सेटिंग से, तो आई थिंक दिस स्क्रीन 1680 इंटू 1050, यानी टोटल मेरी स्क्रीन जो व्यू पोर्ट की विड्थ है इट इज 1680 पिक्सल्स। 1680 पिक्सल्स का मतलब है कि अगर मैं 400 पिक्सल्स के बॉक्स बना लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे 400 पिक्सल्स के बॉक्स बना लेता हूँ, और 400 पिक्सल का मतलब ये है कि 1600 तक़सीम 400, तो 4 डब्बे मेरे पास स्क्रीन पे नजर आने चाहिए। इसको मैं यहाँ से खत्म करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो ये 4 डब्बे स्क्रीन पे नजर आ गए। अब 1600 कितना हमने देखा था डिस्प्ले सेटिंग में, 1640 के 1680, हम दोबारा देख लेते हैं डिस्प्ले में। 1680 का मतलब है कि मेरे पास जो ऊपर का 80 पिक्सल है वो बच गया है। ऊपर का 80 पिक्सल मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ विड्थ के अंदर 10-10 पिक्सल की या 5-5 पिक्सल्स की, चारों एलिमेंट्स को विड्थ दे लेता हूँ। यानी एक एलिमेंट है उसकी 5 पिक्सल लेफ्ट पे विड्थ होगी, फिर उसकी जो टोटल विड्थ होगी 400 पिक्सल्स, और राइट साइड पे फिर 5 पिक्सल्स। यानी ये पैडिंग कर लें, ये विड्थ कर लें, तो ये बन जाएगी 410। तो हमें इसको बनाना है 420, ताकि ये 420 इंटू 4 टोटल 1680 बन जाए। तो इसको भी 10 पिक्सल कर लेते हैं और इसको भी 10 पिक्सल कर लेते हैं। सो पैडिंग लेफ्ट राइट हो जाएगी 10 पिक्सल। तो उससे क्या होगा कि एक एलिमेंट को टोटल मिल जाएगी 400 जमा 10 लेफ्ट वाला, 400 जमा 10 राइट वाला, तो टोटल बन जाएगी 420 पिक्सल। और 420 पिक्सल ज़रब 4 टोटल बन जाता है स्क्रीन का 1680, डिवाइड हो जाती है जो मेरी एक्चुअल स्क्रीन की विड्थ है वो चारों एलिमेंट्स पे इवनली डिवाइड हो जाती है। तो मैं यहाँ पर देता हूँ जी पैडिंग। पैडिंग का फॉर्मूला ये होता है, अगर आप दो डायरेक्शन में इकट्ठा देना चाहते हैं तो टॉप लेफ्ट 0 पिक्सल, टॉप बॉटम 0 पिक्सल, और लेफ्ट राइट 10 पिक्सल। तो इससे क्या होगा कि एलिमेंट के लेफ्ट पे भी 10 पिक्सल आ जाएगी और राइट पे भी 10 पिक्सल आ जाएगी।
रिफ्रेश करते हैं, ओपन करते हैं इंस्पेक्ट पे, रिस्पॉन्सिव मोड ऑफ करते हैं। सो यू कैन सी 400 विड्थ आ गई, लेफ्ट वाली 10 पिक्सल आ गई, राइट वाली 10 पिक्सल आ गई, तो एक एलिमेंट की टोटल विड्थ क्या हो गई जी 420 पिक्सल। एडिशनली इस पे मार्जिन की प्रॉपर्टी भी अप्लाई हो रही होगी, फॉन्ट साइज, टेक्स्ट अलाइन, डिस्प्ले, नो मार्जिन है नहीं इसमें, ठीक है जी। यहाँ पे वापस आते हैं, इसमें कोई मार्जिन नहीं है। अच्छा, अब हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं जी कि हमें स्क्रीन के ब्राउजर के अंदर ये व्यू पोर्ट आई थिंक जो डिवाइस की मिल रही है वो 1327 है एग्जैक्टली। तो हमें 1327 को इवनली डिवाइड करना, अब ये 1327 होनी नहीं चाहिए। चले हम एक काम करते हैं, 1327 डिवाइडेड बाय 4 करते हैं, क्योंकि मुझे एक लाइन में 4 बॉक्सेस चाहिए, तो मैं अब उसकी जो विड्थ बनती है उसको डिवाइड करता हूँ, तो 1330 कर लेते हैं हम। 1330 भी इस तरह कर लेते हैं कि 310 की हम लोग कर लेते हैं जी विड्थ, 310 जमा लेफ्ट 10 पिक्सल पैडिंग जमा राइट 10 पिक्सल, तो हो जाएगी टोटल जो है हमारे पास तकरीबन 330 पर एलिमेंट। तो ये भी इक्वनली डिवाइड हो जाएगा। मेरा मेरा टारगेट क्या है कि मैं एक रो में 4 डब्बे चाह रहा हूँ, तो 300 पिक्सल हो गया और 10 पिक्सल पैडिंग होगी लेफ्ट राइट के ऊपर, तो हमारे पास इस टाइम ये आ जाएगी 4 बॉक्सेस यहाँ पे आ गए, ठीक है, एक रो के अंदर 1 2 3 एंड 4। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग, मेरा जो अगला टारगेट ये है कि मैं इन डब्बों को चारों साइड से स्पेस दूं। अब लिखा तो मैंने ऐसे है कि डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कर दो। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक का मतलब है कि ये सारे एक दूसरे के आमने सामने आ सकते हैं। अगर मैं ये विड्थ खत्म कर दूं तो ओरिजिनल विड्थ के मुताबिक इनको जितनी स्पेस मिलेगी ऑटोमेटिकली टेक्स्ट के मुताबिक, जितना ये टेक्स्ट होगा उसके मुताबिक अपनी विड्थ को एडजस्ट करेंगे और एक दूसरे के सामने आ जाएंगे। लेकिन मैंने फोर्सफुली 300 पिक्सल की विड्थ दे दी ताकि मुझे इनका साइज इस तरह से मैं स्क्रीन का वो एरिया कैप्चर कर लूं कि एक एलिमेंट में जो स्क्रीन में 1327 पिक्सल की टोटल विड्थ है उस हिसाब से एक रो में 4 एलिमेंट्स आ जाए। तो मैंने 1327 को डिवाइड कर दिया 4 पे, तो मुझे मिला के पर एलिमेंट शुड बी 1331 पिक्सल। तो मैंने 1330 पिक्सल हर एक को दे दिया। अब मैं चाहता हूं कि मैं मार्जिन अप्लाई कर दूं, हर एक एलिमेंट को चारों साइड से एक पिक्सल का मार्जिन दे दूं, ठीक है, या मैं इसको ज्यादा कर देता हूँ। ये जी मेरा 2 पिक्सल आ रही है लेफ्ट साइड पे भी और स्पेस आ रही है राइट साइड पे भी। ये फॉल्ट को बाय डिफॉल्ट ये देखें 8 पिक्सल का मार्जिन लग रहा है, इस वजह से दोनों साइड पे स्पेस मिल रही है। सो whenever you are going to make a new HTML page, always preset body tag। तो बॉडी के ऊपर प्रॉपर्टी लगानी है आपको, मार्जिन 0 पिक्सल, पैडिंग 0 पिक्सल और क्लियर बोथ, ये प्रॉपर्टी आपको लाजमी लगानी है। इससे क्या होगा, जो डिफॉल्ट मार्जिन ब्राउजर के अंदर आ रहा होगा बॉडी के ऊपर वो खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो गया। अब आपको ये सारी आपकी जो स्पेस है यूजेबल है और आप यहाँ पे मार्जिन इंक्रीज कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे मार्जिन देते हो 8 और 8 16 पिक्सल था मेरे पास, 16 जमा 331 उसने दिया था मुझे डिवाइड करके चारों पे, तो 331 का मतलब है कि मैंने 330 चारों को दिया है, 4 पिक्सल वहां से बचते थे और जो बॉडी को मार्जिन लग रहा था दोनों साइड्स पे वो 8 लेफ्ट पे और 8 राइट पे 16 पिक्सल वो था, टोटल 20 पिक्सल बचता है मेरे पास। 20 का मतलब ये है कि अगर मैं चारों एक एलिमेंट को 5 पिक्सल का मार्जिन दूं चारों साइड से, तो 4 एलिमेंट एक रो में 5 into 4 becomes 20 पिक्सल्स मार्जिन। तो मैंने रिफ्रेश किया तो 1 2 3 एंड 4, अब ये मार्जिन की वैल्यू थोड़ी सी अगर मैं कम करता हूँ 4 पिक्सल मार्जिन करता हूँ तो मुझे ये एलिमेंट्स एक ही रो में मिल जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इनकी स्पेस ऊपर नीचे से बिल्कुल सेम आ रही है। अब हुआ क्या कि ये जितनी विड्थ ले सकता था उसने ले ली, आगे आने वाले एलिमेंट को नेक्स्ट ले आया। यहाँ पे भी तो ये
यही हो रहा था ना, जितनी एक एलिमेंट विड्थ, सिर्फ इस विड्थ को इंक्रीज कर दिया है, 2 डब्बों की स्पेस एक डब्बे को दी है, और जितनी वो डब्बे एक लाइन में आ सकते थे वो आगे, और बाकी ऑटोमेटिकली आगे शिफ्ट हो गए। तो हमने इस तरीके से अपना ग्रिड बनाने की कोशिश की है, जिसको हम लोग जब बूटस्ट्रैप रिस्पॉन्सिव इस्तेमाल करेंगे काफी सारी जगहों पे स्क्रीन टैबलेट्स के अंदर आपका ये HTML5 टैबलेट्स अगर आप खोलेंगे तो यू विल नीड दिस ग्रिड आप। इसकी एग्जांपल लाइक क्या हो सकती है, मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ। 7 मार्ट की साइट के ऊपर से, सो दिस इज अ लाइव एग्जांपल है, ये ऐसे ही बने हुए, ठीक है। इनके दरमियान में मार्जिन नहीं दिया हुआ, बड़ी थिन सी ग्रे बॉर्डर दिया हुआ है, और ये 5 बॉक्सेस बना लिए। सो दिस इज एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ दिस थिंग। हम इस मार्जिन को खत्म कर देते हैं, और बिल्कुल खत्म कर दें आप। और सेकेंडली आप ने ये पैडिंग दी हुई है, आप इस पैडिंग को भी खत्म कर देते हैं, और डिस्प्ले आप फ्लोट लगा दें। फ्लोट लेफ्ट से क्या होगा कि एलिमेंट्स बिल्कुल एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे, जो एडिशनल स्पेस है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। और अब आप इसको बॉर्डर दे दें, 1 पिक्सल सॉलिड ग्रे। ग्रे की जो शेड है वो ज्यादा डार्क है, इसको थोड़ी सी लाइट कर लें आप, और ये एक्वा बेशक यहाँ से खत्म कर दें, तो वही शक्ल आपके पास आ जाएगी। आपको सिर्फ अब हाइट इंक्रीज करने की जरूरत है, हाइट भी 300 कर लें आप। दैट्स इट। इसमें आप इमेज लगाएं, इसमें आप प्रोडक्ट की फोटो लगाएं, इसमें आप कोई रीड मोर का बटन लगाएं, ऐड टू कार्ट लगाएं, आपको वही व्यू मिलेगा जो आपको यहाँ पे व्यू मिल रहा है, ठीक है। अब ये बाकी जो साइंस है, ये कैरोसेल लगा हुआ है, ये कैसे लगा हुआ है, इसमें हम लोग डिबेट करेंगे। दिस इज इट। CSS की यहाँ तक काफी हद तक समझ आ जानी चाहिए, और इसके बाद अगर आप अपने आपको ऑन द वे आप सीखेंगे और आपकी CSS क्लियर होती जाएगी। फिर अभी आपने क्या सीखना है, पेरेंट और चाइल्ड को कैसे स्टाइल करना है, किसी बॉक्स के अंदर बॉक्स आ गया उसको कैसे स्टाइल करना है, उसकी पोजीशनिंग कैसे आपको मैनेज करनी है। सो दीज आर सम मिड लेवल कांसेप्ट्स जो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। जी, अरसलान हैदर खान, अनम्यूट किया आपको। सर वालेकुम सलाम। सर मैंने पूछना था कि जो ये आप अभी कह रहे थे ना कि ये आप बॉर्डर्स वगैरह एडजस्ट कर लेंगे। अच्छा, इसमें ना मैं एक चीज अप्लाई कर रहा था कि माइनस साइड पे भी पिक्सेल्स किए जा सकते हैं। लाइक कुछ चीजें जो है मेरी वो अलाइन नहीं हो रही थी और वो नीचे जा रही थी, तो मैं माइनस पिक्सेल्स ऐड कर रहा था उसमें, तो वो ऑब्वियसली ऊपर जा रहा था। बट क्या ये राइट अप्रोच है माइनस उसके नहीं, आई साथ? डोंट थिंक सो कि माइनस की अप्रोच राइट है, हो जाता है इससे, जी लेकिन सर। अप्रोच अच्छी नहीं है। आप जब बनाएं तो आप अब उसका फ्रेम ही ऐसे बनाएं, उसका वायर फ्रेम ही ऐसे बनाएं कि आपको माइनस की तरफ जाना ही ना पड़े। राइट सर, थैंक यू सर। प्रैक्टिस से होगा। ठीक सर, थैंक यू। ओके, अरीबा नूरीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर अभी जो आपने वो अप्रोच बताई है कि हम पिक्सेल्स को डिवाइड करके इसको हम मैनेज करें, कि हमें अगर 4 कॉलम्स चाहिए एक रो में तो हम उसको पिक्सेल्स को डिवाइड करें, लेकिन ये पिक्सल हर डिवाइस पे डिफरेंट होंगे, तो उसके साथ हम लोग इसको रिस्पॉन्सिव कैसे करेंगे फिर? यस, गुड क्वेश्चन। मैंने पहले अप्रोच इस्तेमाल की थी परसेंटेज वाली। जी याद रखिएगा, जब भी आप किसी एलिमेंट को किसी वेब पेज में बनाते हैं और आपके अगर एलिमेंट नेस्टेड है, नेस्टेड से मुराद है अभी इस टाइम बॉडी के अंदर सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, मैंने किसी एलिमेंट को किसी दूसरे एलिमेंट में नहीं रखा, जी तो बॉडी के जो टोटल विड्थ है दैट इज 1327। और अगर मैं अभी किसी भी एलिमेंट पे लिखूंगा ना विड्थ 100%, तो वो जितनी बॉडी की विड्थ होगी उसको 100% ले लेगा। जी और अगर मैं लिखूंगा 25%, तो वो क्या करेगा, 1327 का 25% कैलकुलेट करेगा और उतनी विड्थ पिक कर लेगा। जी तो रिस्पॉन्सिव करने के लिए हम परसेंटेजेस को इस्तेमाल करते हैं, जिसको फ्लूइड डिजाइन भी बोला जाता है, जिसमें हम फिक्स पिक्सेल्स नहीं देते। तो उस केस में यहाँ पे अगर मैं इसको अब चेंज कर दूं, वो मैंने आपको इनिशियल कॉन्सेप्ट दिया था, इसको मैं चेंज करके 25% लिख देता हूँ।
ठीक है, या 24 कर देता हूँ ताकि मेरे मार्जिन की भी मुझे 5 पिक्सल चाहिए वो भी मैनेज हो जाए, या 23 कर देते हैं क्योंकि मैंने पैडिंग भी ऐड की हुई है। सो नाउ किसी भी डिवाइस पे ये जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसकी जो भी विड्थ होगी उसमें 23 पिक्सल्स, जो 23% होगा उसको एक्चुअली ये पिक करना। साथ px लिखा हुआ है कोड में। सॉरी, दैट ये अब ये 23% जो है वो ऑटोमेटिकली उसका पिक कर रहा है। पैडिंग में यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ तो ये फिक्स हो गया, ठीक है, जी क्योंकि आपने यहाँ पे मार्जिन दिया हुआ है। और अब आप इसको अगर इंक्रीज करेंगे 24 पे तो ये बिल्कुल सेट आ रहा है। तो ये इसकी फिक्सेशन पिक्सेल्स की, मार्जिन्स की, विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द प्रैक्टिस आपको ये चीजें आ जाएंगी। मुझे एग्जैक्टली आइडिया है कहाँ क्या हो रहा है, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो एक ही कंसेप्ट को इतना टाइम नहीं दिया जा सकता। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ये चीजें बनती कैसे हैं, जी ठीक है। जब आप लोग कोई टेम्पलेट असाइनमेंट शुरू करेंगे और घंटे डेढ़ में हफ्ते हफ्ते आपको समझ आ जाएगी मैं कहाँ पे मिस्टेक कर रहा हूँ, ठीक है जी। थैंक यू। जी सर थैंक यू। अब्दुल रजाक, अब्दुल रजाक, रजाक मियाँ किधर है? गुम हो गए। जवेरिया आपका क्वेश्चन हो गया था, हैंड डाउन कर ले। मकसूद साहब अवेलेबल नहीं थे। शाहजेब, शाहजेब अनम्यूट कर रहा हूँ आपको। शाहजेब, अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये मेल आइकन और कॉल आइकन ये किस गुड तरह क्वेश्चन। बनाना है वी हैव HTML में? थर्ड पार्टी लाइब्रेरी कॉल्ड फॉन्ट ऑसम। हमने इसको खुद क्रिएट नहीं करना, हम फॉन्ट ऑसम पे जाते हैं और यहाँ से इसको अपने वेब पेज में ऐड करते हैं। इसको ऐड करने का तरीका आपको डॉक्स में मिल जाएगा, जी ठीक है। सर थैंक सीडीएन होता है लिंक, वो ऐड करेंगे और उसके बाद इसके आइकॉन्स यहाँ से पिक करके यहाँ पर लिखा हुआ वेब में अगर आप ऐड करेंगे तो उसके लिए आपको एक लिंक चाहिए होगा जो आप हेड में ऐड कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे एम्बेडर दिया हुआ है, एम्बेडर, यहाँ पे HTML का एक आपको लिंक मिल जाएगा CDN का, उससे आपने इसको ऐड करना होगा। अब ये पहले स्टार्ट में डायरेक्टली लिंक दे देते थे, देन इन्होंने किट का ये दे दिया है फंक्शन। यहाँ पे आपको अपना यूजर नेम पासवर्ड सम टाइम देना पड़ता है, आपको ईमेल आ जाती है, इसमें लिंक आता है, वो अपने प्रोजेक्ट में लगाएंगे और ये हम इसको करेंगे अभी ड्यूरिंग द असाइनमेंट्स, हम इसको ऐड करेंगे। और यहाँ पे डिफरेंट आइकॉन है, अगर यहाँ पे सर। मेल का आइकॉन चाहिए तो मुझे मेल का आइकॉन मिल जाएगा, मैंने सिर्फ उसकी HTML कॉपी करनी होगी, ठीक है। जी सर जैसे कि कुछ सीवी एलिमेंट है, में पहले ही मिला हुआ ना तो इस वजह से वही मैं मेरा समझ थोड़ा गया सा हूँ, रहता था समझ गया। आइकन किस तरह लगाना यहाँ से है। आप सिंपली इसको कॉपी करेंगे और अपने HTML में ऐड कर लेंगे, क्योंकि इसकी फाइल्स आपने हेड में ऐड की होंगी तो ये आइकॉन आपका डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा इस आई के टैग से। दैट्स इट। जी सर फॉन्ट ऑसम आपने यूज करना है, खुद से बनाने नहीं बैठना। सिद्रा, अस्सलाम वालेकुम सिद्रा, सर। वालेकुम सलाम। हाँ जी, क्या क्वेश्चन है आपका? सर मेरा मसला ये है कि मैं चाह रही हूँ सीवी बनाते हुए कि मैं डिफरेंट डिव्स बना लूँ। तो मैंने एक कंटेनर की डिव ली है बड़ी वाली, उसमें मैंने हम्म डिफरेंट पोर्शंस बनाए हैं। हम्म हम्म लेकिन उसमें मेरा एक पोर्शन है वो जो बड़ी वाली डिव है जो कंटेनर की, हम्म उससे बाहर निकल गया है, वो अंदर आने का नाम ही नहीं ले रहा। मैं कल से लगी हूँ। ये स्टार्टर के प्रॉब्लम्स होते हैं, हमें भी आते रहे। तो क्या हो सकता है? वो आ नहीं रहा तो पोर्शन, मैं पोर्शंस में डाटा कैसे पुट करूँ जब वो अंदर ही नहीं आ रहा? अच्छा मुझे आप एग्जांपल यहाँ से समझाएं कि कौन सा पोर्शन आपका सर ओवरफ्लो कर आप रहा है, बोलते हैं। अगर अगर आप थोड़ा सा वीडियो को ऑन कर दे तो मैं आपको दिखा दूँ। हर चीज सेट है लेकिन वो अंदर आने का नाम नहीं ले। अच्छा चलो, मैं एंड पे ना, जब हम इसको जी सर। वाइंड अप करेंगे उस टाइम पे हम इसको देखते हैं, और एक ठीक और है। चीज है, मेरे पास मैकबुक है तो मुझसे इंस्पेक्शन नहीं हो रही, मुझे नहीं पता लग रहा उसमें नहीं, कैसे आपने मैकबुक पे क्रोम इंस्टॉल किया हुआ? जी
तो क्रोम पे ऐसे ही होती है जैसे यहाँ पे हो रही है। नहीं वो तो नहीं, वो जब मैं उसको ओपन करती हूँ तो वो सफारी पे चला जाता है सीधा, तो वो क्रोम पे नहीं नो, जाता। आपने आपने क्रोम पे उसको ऑन नहीं किया हुआ ना। हम्म। गूगल क्रोम पे ऑन करके कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करें ठीक है। तो आपको इंस्पेक्शन का टूल देगा वो। ठीक है सर। ठीक है, ठीक जैसे है। आपका मसला हल हो जाएगा। नहीं होगा जी। तो फिर मुझे बता दीजिएगा, ऑब्वियसली ऐसे हल हो जाना चाहिए। और एक और चीज सर, सॉरी टू आस्क, मेरी जो है मुझे लगता है मेरा डिस्प्ले नेम भी ठीक है, हर चीज ठीक है, तो मैं अटेंडेंस चेक कर रही हूँ लेकिन वो अपडेट नहीं हो रही, तो उसमें सिर्फ 5 लेक्चर्स का आ रहा है जिसमें मेरी एक एब्सेंट है, और सिर्फ एक ही मेरी एब्सेंट है आज तक के लेक्चर्स में, तो तो मुझे नहीं अपडेट पता। अपडेट क्या नहीं हो रहा? मैं अटेंडेंस चेक करती हूँ तो उसमें सिर्फ 5 लगी हुई हैं, कि जिनमें मैंने 4 ली हैं और एक नहीं ली। अब हम्म तक तो लेक्चर मुझे लगता है 10-11 हो चुके हैं। हम्म आप अपना कंप्लीट नेम विद CNIC ना मुझे ईमेल करें। जी सर। तो मैंने पहले भी कुछ ईमेल आगे फॉरवर्ड की हुई है, मैं आपकी भी ईमेल आगे फॉरवर्ड कर दूंगा। विल बी चेक। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। मेरा मेल मैंने थिंक शेयर किया था, wkas.ali@pitp.gov.pk। ठीक है सर, ईमेल करते हैं, I'll forward the case. Okay. थैंक यू सो मच। आइजा ताहिर, आइजा ताहिर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आइजा, आपकी आवाज कट रही है। जी जी। सर ये पूछना था, जैसे अभी ये पेज सर अभी भी ठीक नहीं है। ये पीछे आवाज किस चीज की, बहुत ज्यादा आवाज। आप बैकग्राउंड पे नॉइस बहुत ही चल रहा है आपके पीछे। टीवी लॉन्च में बैठ के लेक्चर ले रहे हैं आप लोग। अच्छा, तो ये सारा कंसेप्ट था जो आपके साथ मैं शेयर करना चाह रहा था। CSS की कुछ एक दो और प्रॉपर्टीज हैं जिनको देख लेते हैं, देन वी वाइंड इट अप। टेक्स्ट, फॉन्ट्स, आइकन्स, लिंक्स, इन पे बात कर चुके हैं। टेबल्स, लिस्ट, डिस्प्ले, मैक्सवेट, पोजीशन, ये इनके ऊपर एक लेक्चर होगा। पोजीशन के ऊपर, पोजीशन की प्रॉपर्टीज के ऊपर, इनलाइन ब्लॉक का मैं पहले बता चुका हूँ। बाकी CSS के कॉम्बिनेटर्स, सूडो क्लासेस, इनको हमने शुरू में बोला था कि विद द पैसेज ऑफ टाइम साथ साथ करते जाएंगे, सीखते जाएंगे। ओपेसिटी इज सिंपली ट्रांसपेरेंसी। अगर आपने किसी एलिमेंट के ऊपर पिक्चर लगाई है, उसको थोड़ा सा धुंधला करना चाह रहे हैं, उसके उसके इफेक्ट्स को कम करना चाह रहे हैं, आप ओपेसिटी की प्रॉपर्टी लगा के उसको उसके ऊपर समझ लें कि एक ट्रांसपेरेंसी क्रिएट कर सकते हैं। और जब आपकी ओपेसिटी बिल्कुल जीरो होगी तो आपको वो एलिमेंट स्क्रीन से गायब हो जाएगा, और अगर 1 होगी तो वो अपनी डिफॉल्ट हालत में होगा। आप उसको थोड़ा सा लाइट करना चाह रहे हैं, ओपेसिटी 0.5 कर लेंगे। सो दिस इज व्हाट वी नीड टिल नाउ। इतना कुछ अगर हमें आता है तो वी आर गुड टू स्टार्ट रिस्पॉन्सिव डेवलपमेंट। और इसके अलावा जो CSS के अंदर कुछ एडवांस चीजें हैं, जैसे शेडोज हैं, ग्रेडियंट्स हैं, उनको आपको उनका पता होना चाहिए। जस्ट रीड देम आउट वंस। और इनकी एप्लीकेशन आपको बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती। समटाइम्स आपको कुछ साइट्स पे चीजें जब बनानी होती हैं, आप सिंपली गूगल करते हैं और आपको चीजें कंफर्म हो जाती हैं। ट्रांजिशन और एनिमेशंस को दो चीजें हैं जिनका पता होना चाहिए। इनका मैं किसी ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा। ट्रांसफॉर्म का भी बता दूंगा कि ये कैसे काम करते हैं किसी एक लेक्चर के अंदर। बाकी जो है, मेरा ख्याल है कि एक जनरल कंसेप्ट है, इसको एक दफा अगर आप पढ़ लेंगे इट विल बी गुड फॉर यू। मैं जाना चाह रहा हूँ आगे मूव करके थोड़ा सा प्रोग्रामिंग वाली साइड पे। ठीक है, थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि PHP को मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर करूँ, डायनामिक डेवलपमेंट, ताकि हम लोग एज एप वर्डप्रेस पे आ जाए। क्योंकि मार्केट में ज्यादा वर्डप्रेस ऑपरेट हो रहा है, और वर्डप्रेस के ऊपर अगर हम अच्छे से काम कर सकते हैं तो हम लोग ऑनलाइन काम ले भी सकते हैं और डॉलर्स भी कमा सकते हैं। तो ये जो बेसिक नॉलेज है ये आपका साथ साथ कवर होता जाएगा। मेरा ख्याल अभी तक आपको काफी हद तक आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से बेसिक वेब पेज बनते हैं, स्टाइलिंग कैसे होती है। हमें एक दो काम करने हैं छोटे छोटे, कि हमें एक बेसिक वेब पेज बनाना है जो अभी तक नहीं बनाया, वो मैं आप लोगों के साथ बनाऊंगा। CV की असाइनमेंट आप लोगों के साथ बनाऊंगा। विक्स के ऊपर कोशिश करूंगा आपकी HTML की थोड़ी सी जो पोर्शन है CV का वो बना दूं। लेटर ऑन विक्स के ऊपर एक दो एडवांस्ड और ट्यूटोरियल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मेरा काम है अब आप लोगों को डायरेक्शन देना। मेरा काम आप लोगों को छोटे बच्चे की तरह किताबी और बातें सारी तोते की तरह रटाना नहीं है।
मैंने आपको लीड करना है, डायरेक्शन देनी है, इम्प्लीमेंटेशन आपको खुद करनी है। कहीं अड़ जाते हैं, मसला आ जाता है, देन यू कैन आस्क मी। अगर आप करते ही नहीं है तो इट्स योर फॉल्ट, क्योंकि मेरे पास 3 मंथ्स का बहुत मिनिमम टाइम है, बहुत ही ज्यादा मिनिमम टाइम है मेरी नजर में। उसमें प्रोग्रामिंग थोड़ी सी कर लेना बेहतर है, और वर्डप्रेस के साथ साथ विक्स में कवर करना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा वेबफ्लो कवर करना चाह रहा हूँ, ताकि हम लोग फाइवर के ऊपर उस पर थोड़ा सा काम कर सकें, और वर्डप्रेस का यूज करते हुए थीम कस्टमाइजेशन और थोड़ी सी प्लगइन डेवलपमेंट हम लोग कर सकें। उसके लिए आपको प्रोग्रामिंग आना बहुत ज्यादा जरूरी है, और प्रोग्रामिंग इस टाइम टेकिंग। मेरा ख्याल है अगर आप इस पे थोड़ी सी एफर्ट करेंगे, यानी एक दिन में आप लोगों के साथ बैठ के एक बेसिक वेब पेज बना देता हूँ, तो आप वहां से खुद कंटिन्यू कर सकते हैं सारे काम को, उसमें आप लोगों को मेरी जरूरत नहीं रहेगी। आई कैन गारंटी यू दैट। और ये जो लर्निंग है ना, ये आपकी आने वाले सालों में चलनी है। ऐसा पॉसिबल नहीं है, हरगिज़ पॉसिबल नहीं है कि आप 2 या 3 माह या 6 माह किसी भी ट्रेनिंग में देंगे और आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। अगर आपको किसी चीज को मास्टर करना है, यू नीड टू पुट 1000 आवर्स इनटू इट। अगर आप 1000 आवर्स लॉग कर चुके हैं और आप उसको मास्टर नहीं कर सके, देन इट मींस कि आप कहीं पे लैग कर रहे हैं एंड यू नीड अ गुड मेंटर। लेकिन अगर आपको डायरेक्शन मिल रही है और आप साथ साथ अप्लाई कर रहे हैं, तो 1000 आवर्स आप किसी भी चीज पे अगर पुट करते हैं तो ये बिकम अ मास्टर ऑफ इट। दिस इज समथिंग दैट मैनी ग्रेट पीपल, बिग पीपल हैव सेड। तो मेरा उसमें मैं मेरी राय नहीं है ये, ठीक है। सो मैं अगर पीछे देखता हूँ अपने 7-8 साल के टेन्योर में, तो मैंने बहुत सारी स्क्रीन्स बनाई हैं, बहुत सारी स्क्रीन्स रिस्पॉन्सिव की हैं। तो हर एक पार्ट पे, हर एक पोर्शन पे मैंने एक नई चीज सीखी है। तो विदाउट प्रैक्टिस वर्क, विदाउट डूइंग एक्चुअल वर्क, ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप सीख जाए। प्रॉब्लम मिलेगी, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो आपकी लर्निंग डेवलप होगी, वरना ये जो तरीकेकार है, स्क्रीन खोली, टॉपिक देख लिया और बस प्रॉपर्टी पढ़ ली, अल्लाह खैर सलाह, ऐसे काम नहीं होता। ऐसे आप लोग एक्सपर्ट नहीं बन सकेंगे। आप लोगों की प्रैक्टिस ही सब कुछ है। जितनी आपकी अच्छी प्रैक्टिस है, उतना ही अच्छा आपका आवरली रेट है, ये याद रखिएगा। मैं इस उम्र में, इस ईयर ऑफ एक्सपीरियंस के साथ 80-90 एन आवर चार्ज कर सकता हूँ। आप लोग अगर स्टार्टिंग में हैं तो $8 एन आवर चार्ज कर सकते हैं। जितना मैं आपको काम करवा रहा हूँ, अगर आप ये काम कर जाते हैं तो $6 एन आवर बहुत ही माकूल रेट है, बहुत ही ज्यादा माकूल रेट है, जो कोई भी क्लाइंट पे करने को तैयार होता है। और $6 एन आवर भी अगर आपको मैं लेना, तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट रेट आई थिंक। 6 into 8 a day into 5 days a week into 4 weeks, this comes around $960. $960 become into 282, that becomes around 2,70,000, which is far much better than local market। ठीक है, स्टार्टिंग अगर किसी बंदे की 2 लाख की है तो बड़ा अच्छा स्टार्ट है, मेरी नजर में बहुत ही अच्छा स्टार्ट है। सो मैंने आप लोगों को गाइड करना है, डायरेक्शन देनी है, और उसके लिए मुझे थोड़ा सा चीजों को स्पीड अप करना पड़ेगा। और ये गिला मत रखिएगा कि सर ने ये टॉपिक स्टार्ट करवाया था और एंड तक नहीं करवाया, क्योंकि मुझे पता है उस टॉपिक में कहाँ किस चीज पे पोटेंशियल है। आप लोगों को शुरू करवाने के लिए मुझे क्या क्या कवर करवाना है। अगर कोई चीज रह जाती है, ट्राई टू डू इट योरसेल्फ। अगर आपको खुद से भी सेल्फ लर्निंग की आदत पड़ जाएगी तो 3 माह बाद आपको मेरी जरूरत नहीं होगी। और अगर आपको सेल्फ लर्निंग की आदत नहीं पड़ती तो आप 3 साल तक फिर मुझे ही हर चीज में आपकी कोशिश होगी, हर चीज में मैं शामिल हो जाऊँ, हर चीज में आप मुझे मैसेज करें। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप सेल्फ लर्नर बन जाए। उसके लिए मैं सिर्फ आपको डायरेक्शंस दूं। नेगेटिव नेगेटिव कहीं फंस जाते हैं तो आप मेरे साथ शेयर करें कि प्रॉब्लम आती है, तो उसका सोल्यूशन मेरे साथ डिस्कस कर लें। उस हद तक मैं आपको डेफिनेटली जो है वो एंटरटेन करूंगा। लेकिन सेल्फ लर्निंग सबसे ज्यादा जरूरी चीज है इस ट्रेनिंग में। जो मैं चाह रहा हूँ आपके लिए वो है सेल्फ लर्निंग। अगर आप सेल्फ लर्निंग कर जाते हैं तो आप सेल्फ अर्निंग भी करना शुरू कर देंगे और सेल्फ मेकिंग भी शुरू कर लेंगे। लाइक आप लर्निंग से प्रोडक्ट डेवलपमेंट की तरफ का आपका सफर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, बट उसके लिए आपको खुद एफर्ट करनी है। यू आर नॉट इंटरमीडिएट और सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट, या बेसिकली अ प्राइमरी स्टूडेंट जिसको टीचर हाथ पकड़ के ले लेके चले हर पॉइंट से, तो उसको पता चले कि जी मैंने आज ये पढ़ा है। मेरा यहाँ पे आकर किसी टॉपिक के बारे में बोल देना, नाम ले लेना इनफ है। यह आदत आपकी यूनिवर्सिटी में डेवलप होनी चाहिए थी, जो कि अभी तक नहीं हुई। कि टीचर ने टॉपिक का नाम लिया, अब आपका काम है रिसर्च करना। 4 साल इसी चीज के होते हैं। हम 4 साल जो कैफेटेरिया में बैठ के, लाइब्रेरीज में गप्पे मार के, बंक मार के निकाल के आ जाते हैं, और उसके बाद एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान जैसे
मुल्क के अंदर जहाँ पे ऑलरेडी अपॉर्चुनिटीज ना होने के बराबर है, यहाँ पे हम बाहर निकलती हैं हमें कुछ 60-70 हज़ार की 80,000 की 1 लाख की नौकरी मिल जाएगी, उसको मिलेगी इस टाइम पे जो स्किलफुल है या जिसका अपना फैमिली बिजनेस है, उसी के अंदर अपनी पोस्ट निकाल के वो बंदा बैठ सकता है। बाकियों के लिए तो या तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं या गलत और आपके पास मीन्स है, कोई सीधा रास्ता इस टाइम नहीं है, इतनी खुली अपॉर्चुनिटीज नहीं है। सो ट्राई टू मेक अप योरसेल्फ। मेरा वेट मत करें, बिल्कुल मेरा वेट मत करें। मेरे मुंह से टॉपिक का नाम निकलता है, डायरेक्शन निकलती है, जाएं फॉलो करें, इंप्लीमेंट करके वापस आए, समझ लें कि आपकी जिंदगी की गोल्डन 3 मंथ्स आए वाले। आपने खुद इसको अपना गोल्डन पाथ पे खुद बनाना है, चाहे तो इसको वेस्ट कर दें, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे भी नहीं पड़ेगा। कोमल अर्शद क्वेश्चन। कोमल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर काइंडली मुझे वर्डप्रेस में प्रॉब्लम आ रही थी, तो मुझे स्टार्टिंग के लेक्चर के जो लिंक्स थे वो शेयर किए थे, लेकिन ईद पर रमजान में कुछ प्रॉब्लम्स थी तो मैं नहीं उन्हें ले सकी। तो काइंडली अगर दोबारा लिंक शेयर कर दें तो मैं उन्हें खुद से कर सकूं। अच्छा ठीक है, मैं एक सेकंड ग्रुप ओपन कर लूं। आप क्या करती हैं, हाउसवाइफ है, स्टूडेंट है? जी सर, मैं हाउसवाइफ हूँ। हाउसवाइफ है, ठीक है। सर रमजान में बहुत